हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पाठ 6 कक्षा 7 इतिहास, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो बच्चों, इतिहास हमने जब से यह पुस्तक पढ़नी शुरू की है तो आपने देखा होगा, हमने इसमें पहले पढ़ा था कि कौन से शासक आए, उन्होंने किस तरह से शासन किया, कौन कौन से इमारतें बनवाई। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नगर बने, व्यापारी लोगों ने व्यापार किया और शिल्पी जनों ने किस तरह से जो है कलाकृतियाँ बनाई। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन। एक मध्य युगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने इतना सा पढ़ा, इससे आपने क्या देखा कि हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। तो जब हमारा मध्य युग चल रहा था, उस समय पर कोई हमारे देश में आया और उसने क्या आकांक्षाएं रखी। अब जैसे आप भी हैं, आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, आप सोचते हैं कि हम गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाएंगे। तो आप घूमने जाने किसी शहर में किसी भी क्षेत्र में जब घूमने जाने का सोचते हैं तो आप पहले वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर आपको घूमने के लिए पार्क हैं, खेल के मैदान हैं, जैसे कुछ एडवेंचर है कि जैसे आप वहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसके अलावा वहाँ पर उस समय पर बहुत ठंडी है, गर्मी ज़्यादा अधिक है, या मंदिर हैं। ऐसे आप कहीं भी जब भी घूमने का सोचते हैं तो आप पहले ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं कि किस तरह से आपने किस क्षेत्र में घूमने जाना है, वहाँ पर आपका मनोरंजन किस क्षेत्र में अधिक होगा। तो यह सब आप देखकर ही अपनी गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। इसी तरह जब भी कोई कहीं पर जाता है तो पहले उस नगर के बारे में वह देखता है कि क्या वहाँ मंदिर होंगे या वहाँ पर जैसे प्रशासनिक केंद्र, मतलब बहुत अधिक जो है किस तरह के कार्य, प्रशासन से संबंधित कार्य हैं, जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट ही सारे कार्य करती है, जैसे घूमने के लिए आदेश देती है, या वहाँ पर अनुमति के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। एक वाणिज्यिक शहर, मतलब इसका वाणिज्य का व्यापार से संबंधित शहर है कि वहाँ पर जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। एक पतन नगर, मतलब जिस नगर का विकास बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल जो है विकास से रहित है, तथा अन्य किसी अन्य प्रकार का शहर, या वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा कार्य हो सकते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखें, वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। बहुत से नगर कैसे थे कि जहाँ पर सभी कार्य हैं सरलता पूर्वक हो सकते हैं। मानचित्र एक आप देखिए, इसमें क्या है, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। अब ये एक मानचित्र एक देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, उत्पादन के बहुत से मुख्य कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रमुख केंद्र हैं। जैसे इस मानचित्र में आपको कितने ऐसे शहर दिख रहे हैं, गुजरात दिख रहा है, कलकत्ता दिख रहा है, और इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं इसमें, काबुल आ गया, इधर इधर फिर राजस्थान आ गया,
इधर यूपी भी, उत्तर प्रदेश भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत से जो हैं हमारे मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारों के उत्पादन के जो भी मुख्य केंद्र हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हो सूरत है, हम्पी है, मछलीपट्टनम है, यहाँ पर जो है व्यापार बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। अब आपको इसमें हम एक कल्पना करने को कह रहे हैं कि आपने कल्पना करनी है कि आपने एक घोड़े पर बैठना है और कहाँ पर जाना है घोड़े पर बैठकर, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जो 1000 वर्ष पहले थी, उसकी हम यात्रा पर आपको लेकर जा रहे हैं। तो आपने ये, अब हम जो पढ़ेंगे इसको अपनी कल्पना में देखते हुए चलना है। तो आपको ये जो भी पढ़ा हुआ है जल्दी से समझ आएगा और आपको इसको समझने में और इसके प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक घोड़े पर बैठे हैं और कहाँ जा रहे हैं, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर में। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजरमल्लम राज पेरुथंचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। अब देखो, बहुत सी नदियाँ होती हैं जो कुछ महीने बहती हैं और कुछ महीने सूख जाती हैं, लेकिन 12 महीने जो नदी बहती है वो कौन सी थी, कावेरी नदी, और इस सुंदर नगर के पास बहती है। और वहाँ पर कौन से राजा का राज था, राज चोल। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, राजेश्वर मंदिर। वो मंदिर जो था बच्चों, वो कहाँ, उसको किसने बनाया था, उसे कुंजरमल्ल राज पेरुथचन की वास्तुकला जो है वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की थी। और इसलिए उनका नाम हमें ज्ञात है क्योंकि उन्होंने जब ये मंदिर बनाया तो मंदिर की एक दीवार पर अपना नाम लिख दिया था, इसीलिए जो है उनका नाम सबको पता है। और इस मंदिर की क्या विशेषता थी, इस मंदिर की यह विशेषता थी कि इस मंदिर में एक बहुत विशाल जो है शिवलिंग था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। और अब इस नगर में क्या है, मंदिर के अलावा बहुत से राजमहल हैं और उन राजमहल में क्या है, बहुत से मंडप बने हुए हैं। राजा लोग जो थे इन मंडपों में क्या करते थे, अपना दरबार लगाते थे और यहीं से अपनी जो जनता है उनके लिए क्या आदेश जारी करते थे। नगर में क्या था, सैन्य शिविर भी बने हुए थे। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। अब नगर में और क्या है, बाजार हैं। बाजारों में क्या हो रहा है, वहाँ पर अनाज भी मिल रहा है और उसके बाद वहाँ पर मसालों का कारोबार भी हो रहा है, कपड़ों का भी हो रहा है और आभूषणों का भी कारोबार चल रहा है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए
झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। तो बच्चों, एक तो आपने देखा वहाँ पर अनाज का, मसालों का, कपड़ों का और आभूषणों का जो है कारोबार हो रहा था। इसके अलावा क्या है, वहाँ पर कुएं और तालाब भी बहुत थे। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है बुनकर जो थे, बुनकर क्या होते हैं, जो अपने हाथों से जैसे दरिया बनाते हैं, कालीन बनाते हैं। तो वहाँ के लोग उस समय वहाँ पर क्या बना रहे थे, झंडे और झंडियाँ जो मंदिर पर लगाई जाती हैं जब मंदिरों में कोई उत्सव होता है। और राजा के लिए भी वो क्या करते थे, बहुत सुंदर जो है सूती वस्त्र बनाते थे। और राजा के लिए बहुत तरह तरह के वस्त्र बनाते थे। इसके अलावा वहाँ पर जो स्वामी मल्लई में स्थापित मूर्तिकार थे वो क्या कर रहे थे, कांसे की मूर्तियाँ बना रहे थे। और इसके साथ साथ दीपदान, आपने देखा है, कई बार आपने देखा होगा जब कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो बड़े लोगों को बुलाया जाता है कि आइए आप पहले दीप प्रज्वलित कीजिए। तो आप देखते हो वो दीपदान आपने देखा होगा, वो एक लंबा सा होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे दिए बने होते हैं, उनको बोला जाता है दीपदान। तो वो जो मूर्तिकार थे वो कांसे की मूर्ति के साथ साथ सुंदर घंटा धातु के क्या बना रहे थे, दीपदान बना रहे थे। आगे देखें, मंदिर नगर तथा तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर एक नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब आपने देखा एक तो वहाँ पर किस तरह से कारोबार चल रहा था। अब एक वहाँ पे क्या है, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। वो कैसे है कि मंदिर नगर उसको किस लिए कहा गया, क्योंकि मंदिर नगर जो है नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कैसे उदाहरण है कि वहाँ पर नगरीकरण नगरों में एक तो विकास हो रहा था और जो भी विकास हो रहा था वो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हो रहा था। अब जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, श्रद्धालु जब जाते हैं, जैसे आप शिरडी जाते हैं या आप साउथ में बहुत से मंदिर हैं वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो वो वहाँ का एक नगरीकरण क्यों माना जाता है। जब हम श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आप जाते हो, धर्मशाला में रहते हो, वहाँ पर आप पैसे देते हो, तो उनसे क्या है, उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर तरह तरह की सुख सुविधाएं आपको देने के लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। अब आपने जैसे देखा कि जितने भी ये मंदिर बताए, इसमें मंदिर से किस तरह से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही महत्वपूर्ण हो रहे थे। किस तरह से कि मंदिर में आप जाते हो तो लोग श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, धन का दान देते हैं, भूमि का दान देते हैं और अपनी आय का कुछ हिस्सा वहाँ पर देकर आते हैं। और वहाँ पर जितने भी पुरोहित होते हैं,
पंडित होते हैं उनको आप भोजन कराते हैं, और इसके अलावा आप वहाँ पर दान दक्षिणा भी देकर आते हैं, जिससे उस क्षेत्र का विकास अच्छे से होता है। अब आप आगे देखेंगे कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रंगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। अब देखो कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन के मेल से बनती है। टीन को हम रांगे भी बोलते हैं। घंटा धातु में रांगे का अनुपात वो किसी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है, और यह कैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, घंटे जैसी। चोल कालीन कांस्य मूर्तियां जो आपने पाठ 2 में देखी हैं, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उस छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो आपने देखा कितनी सुंदर तरीके से जो है ये मूर्तियां बनाई जाती थी। ये आपको पूरी विधि बताई गई है कि किस तरह से ये मूर्ति बनाई जाती थी। अब आपने चित्र 1 में देखिए मूर्ति, कांसे की मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। अब किस तरह से जो है भगवान कृष्ण ने नाग राक्षस कालिया को काबू किया था, ये आप देखिए इस चित्र में। अब आप आगे देखिए, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनि शनि समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्प व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिलस्वामी, भिलासा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तो बच्चों किस तरह से जो है मंदिर के कर्ता धर्ता है मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे जो है बहुत बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगारी, शिल्प व्यापारी और मंदिर तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करने लगे, वो मंदिर के आसपास बसते गए। और इससे क्या हुआ, मंदिर नगरों का विकास हुआ। और इसके साथ साथ मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का भी आविर्भाव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे अब गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है। इसके साथ साथ अब जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम में, मदुरै में, आंध्र प्रदेश में तिरुपति के कितने बड़े मंदिर हैं। वहाँ पर क्या है कि कितने लोग जाते हैं और उनके रहने की, और वो लोग वहाँ से मूर्तियाँ लाते हैं। तो इस तरह क्या है, हर एक क्षेत्र का विकास होना
प्रारंभ हो जाता है। कि आप भी जाओगे तो आप सोचोगे ना कि हम उस क्षेत्र की कोई चीज़ अपने घर लेकर आए, तो आप वहाँ से मूर्तियाँ ला सकते हो, जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर पसंद आती हैं। तो इस तरह से उस क्षेत्र में विकास जो है अधिक होना शुरू हो जाता है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुमलई तमिलनाडु ऐसे दो नगरों के उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु जो थे वो सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री आते रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है तीर्थ स्थल भी नगरों के रूप में विकसित हुए। अब आपने इसमें देखा जैसे उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, तो ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर तीर्थ यात्री जाते थे और इन धीरे धीरे इन क्षेत्रों का विकास होना प्रारंभ हो गया। छोटे नगरों का संजाल। अब छोटे नगरों का संजाल किस तरह से है? 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आम तौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार थे, जिन्हें हट, बाद में हाट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलावा अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थानीय रूप से बस कर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। अब छोटे नगरों का संजाल किस तरह से हुआ? 8वीं शताब्दी में जो है बहुत से छोटे छोटे नगर बिछने लगे और इनके जो जन्म हुआ कहाँ से? छोटे छोटे नगरों का बड़े बड़े गांवों से हुआ। आपको पता है जब एक फसल तैयार हो जाती है, कट जाती है, तो किसान उसे मंडी में लेकर बेचने के लिए जाता है। तो जिस मंडी में किसान को अच्छे भाव मिलते हैं कि हाँ हमने अपनी पूरी साल मेहनत की या 6 महीने हमारी फसल 6 महीने में तैयार हुई, तो 6 महीनों में अपनी लागत और अपना आगे का चलाने के लिए और जितनी उसने मेहनत की वो सब मिलाकर वो देखता है कि मुझे इस मंडी में फसल बेचने पर इतना लाभ होगा, तो वह वहाँ जाकर व्यापार करता है, तो वहाँ पर जाकर अपनी फसल को बेचता है। तो ऐसे ही जो है लोग करते थे व्यापार। वहाँ के जो लोग थे वो जब अपनी जो उनकी उपज तैयार हो जाती थी उसको बेचने के लिए लाते थे, तो वो ऐसी जो वहाँ पर जो है हट होते थे जहाँ पर बाज़ार लगता था, वहाँ पर जाते थे और क्या करते थे, वहाँ पर अपनी जो भी फसल है और जो बहुत से ऐसे व्यापारी लोग थे उनके अलग अलग जैसे एक जगह बन जाती है। अब आपने भी अपने क्षेत्र में, शहर में देखा होगा सब्जी मंडी, अनाज मंडी और फल मंडी, ये अलग अलग मंडियां हैं ना। तो जहाँ सब्जी मंडी आपको सिर्फ सब्जी मिलेगी, अनाज मंडी में अनाज की बोरियां मिलती हैं, अनाज
अनाज मिलता है, और ऐसे ही फल मंडी में आपको फल मिलता है, कपड़ा बाज़ार है तो वहाँ पर आपको सिर्फ कपड़े ही मिलेंगे। इस तरह से उस समय में भी जो है व्यापारी लोग अपना कारोबार करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर जो है हट बने होते थे। बाद में उन्हें क्या कहा जाने लगा, बाद में उन्हें हाट जो है बोलने लगे। तो बाद में कुछ व्यापारी ऐसे हुए जो नगर नगर घूमते थे अपने सामान को बेचने के लिए और बदले में कुछ सामान खरीदने के लिए। वो एक नगर से दूसरे नगर पर जाते थे, अपना सामान का क्रय विक्रय करते थे। तो इस तरह से बच्चों जो व्यापारी थे व्यापार करते थे। और कुछ व्यापारी ऐसे होते थे जो दूर दूर तक जाते थे। दूर दूर पर किस लिए जाते थे, कौन सी चीज़ों का व्यापार किया जाता था? घोड़े खरीदने के लिए, या अपने घोड़ों को अच्छे दामों पर बेचने के लिए। नमक का व्यापार हो गया, जैसे कपूर हो गया, केसर हो गया, पान सुपारी, ये और काली मिर्च, ये मसाले जो हैं, ये जो सामान है, ये आज के समय में भी बहुत महंगा है। तो उस समय में भी व्यापारी इनके अच्छे दामों के लिए जो है दूसरे नगरों में जाता था। अब आप यह देख रहे हैं, यह एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये बाज़ार लगे हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से लोग हैं सामान को बेच रहे हैं, किस तरह से लगाया हुआ है उन्होंने, वो बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, उसे मोल भाव कर रहे हैं। आम तौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंदी का महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारों तथा अनेक उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगा देते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उन स्थानीय मंदिर को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। अब बच्चों क्या इसमें क्या बता रहे हैं आप? जो सामंत परिवार थे या जो जिम्मेदार थे वो क्या करते थे, उस जगह पर किले बंदी का एक महल बना लेते थे कि इसके अंदर ही जाकर आप, जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, अब आपने भी देखा होगा यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ आज के समय में तो बाज़ार हैं, जैसे कि आज सोमवार है तो सोमवार को यह बाज़ार है, जैसे कि बंद रहेगा, मंगलवार को ये बाज़ार बंद रहेगा। हमारे यहाँ तो ऐसे बाज़ार हैं और उन बाज़ारों के नाम होते हैं, जैसे सदर बाज़ार है, पालिका बाज़ार है, और ऐसे बहुत से बाज़ार हमारे यहाँ पर नामों से हैं कि वो जो क्षेत्र है वो उसी बाज़ार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आप जाकर सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ऐसे ही उस समय पर उसकी किलेबंदी कर दी जाती थी कि इसके अंदर जो है व्यापारी लोग जाकर व्यापार करते हैं, और फिर उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। और वो टैक्स कौन लोग वसूल करते थे? जिन्होंने वहाँ पर मंदिर बनवाए होते थे। वो कौन होते थे? एक तो वहाँ के उच्च अधिकारी होते या धनाढ्य व्यापारी होते थे जिन्होंने जो है मंदिरों में पैसा लगाया होता था। ऐसे अधिकारों का जो है अभिलेखों में भी किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, बाज़ारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़ों पर कर लगाए जाते थे। अब देखो, राजस्थान की 10वीं शताब्दी के अभिलेख में क्या हमें मिला कि ऐसे बहुत से शुल्क दिए गए लोगों के द्वारा, और जिनको किन्होंने वसूल किया? मंदिर के प्राधिकारियों ने। किसके रूप में वसूल किया गया? पैसे के रूप में नहीं, उन्होंने इसे वस्तुओं के रूप में जो है वसूल किया। वो वस्तुएं कौन कौन सी थी? उन वस्तुओं में शक्कर, गुड़, रंग, धागा, नारियल, नमक,
सुपारी, ऐसी बहुत सी चीज़ें आई जिन पर कर लगाए गए। तो वो व्यक्ति ये वस्तुएं ही कर के रूप में देते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वाले आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, आज के समय में भी आपने सुना होगा कि आज के समय में भी लोग जो है कर देते हैं, टैक्स भरते हैं। कर को क्या बोला जाता है? टैक्स। तो आज भी जो है व्यापारी लोग टैक्स देते हैं सामान पर। आप भी जब किसी अच्छे जगह पर जाते हैं तो आप देखते हैं ना, आपको इतना जीएसटी लगेगा, इतना टैक्स होगा। तो ये एक हमारा कर ही होता है जिसे हम आज भी भुगतान कर रहे हैं। बड़े और छोटे व्यापारी कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ छोटी चीज़ों का व्यापार करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों का व्यापार करते हैं। तो देखते हैं हम, बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। अब देखो, हमने बताया ना कि व्यापारी कई तरह के होते हैं। अब व्यापारी लोग क्या करते थे? एक संघ बना लेते थे और उस संघ का एक मुखिया होता था कि हाँ, हमारे पास 10 घोड़े हैं, 15 घोड़े हैं, हमने इन घोड़ों की यह कीमत तय कर दी है। तो वो जो उनका मुखिया होता था वो जाके बाहर लोगों को बताता था कि हमने इन घोड़ों की ये कीमत तय की है, अब आप अगर इच्छुक हो तो आकर इन योद्धाओं से आप बातचीत कर लो। तो इस तरह से जो है व्यापार किया जाता था। अब व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वो क्या करते थे? काफिला बनाकर यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए एक व्यापार संघ बनाते थे। आज के समय में भी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर व्यापारिक संघ है जो यह निर्णय लेता है कि बाजार का समय खुलने का सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक है। तो और बाजार में साफ सफाई का प्रबंध करना, बाज़ारों में जो व्यापारी लोग बाहर से व्यापार करने आते हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना व्यापारी संघ में जो लोग होते हैं उनका होता है। तो व्यापार संघ देखो उस समय से ही चला आ रहा है। तो व्यापार संघ क्या करता था? जब लोग दूसरे नगरों में व्यापार के लिए जाते थे, तो जैसे उस समय पर तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी, उनको जंगलों में से गुजरना पड़ता था, ट्रेन बसें नहीं होती थी, तो वो पैदल चलते थे, एक काफिला बनाकर चलते थे ताकि कोई जंगली जानवर या कोई लुटेरे उन पर हमला ना कर दे। तो इस तरह से उस समय पर जो है यह जो व्यापार संघ होता था उनकी रक्षा करता था। अब आप देखें, उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। अब कौन से 2 व्यापार संघ जो थे वो प्रसिद्ध थे? मणिग्रामम और नानादेशी। तो ये दूर दूर तक जाकर व्यापार करते थे। आगे देखिए, इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुसलमान बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना तथा हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से, चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। अब देखो, चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल ऐसे समुदाय थे जो हमारे देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। और इन्होंने क्या किया?
इन्होंने गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुसलमान, बोरा, इन दोनों को अपने समुदाय में शामिल कर लिया। और यह कितनी दूर दूर तक जाते थे व्यापार करने के लिए। और वो क्या लेकर आते थे वहाँ से? वहाँ पर कपड़े और मसाले तो बेचते ही थे, बदले में वहाँ से वो सोना, हाथी दांत और चीन से क्या लाते थे? वो दक्षिण एशिया और चीन से मसाले, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लेकर आते थे। तो व्यापार कर ऐसे ही होता है। आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ पर वो चीज़ें आप देकर आओगे जो वहाँ पर नहीं बनती हैं, और कौन सी चीज़ें आप लेकर आओगे जो आपके देश में नहीं बनती हैं। परंतु आज के शहर में भारत देश ऐसा एक देश बन चुका है जहाँ पर हर तरह की चीज़ों को बनाया जाता है और निर्यात किया जाता है। पहले समय में तो हम आयात बहुत कुछ करते थे, आज समय में हम कितना निर्यात करते हैं। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वे उनसे खरीदकर क्या करते थे? यूरोप के बाज़ारों में पहुंचते थे, और जिससे उनको क्या होता था? लाभ होता था। और लाभ होगा तभी तो आप एक चीज़ को खरीदोगे और दूसरे देश में जाकर बेचोगे। आप आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले कौन से होते थे? काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, जायफल हो गया, सौंठ। ये जितने भी मसाले थे ये यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम आपको जल्दी ही पढ़ाएंगे। अब आप एक देखिए, काबुल के बारे में हम पढ़ेंगे। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीति और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्ट टेरेवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। अब आप देखो कितना अच्छा व्यापार था। राजनीतिक और वाणिज्य, हमारे राजनीतिक संबंध किस तरह से सुधारे जा गए हैं कि जैसे अब हर एक देश में राजनीति अलग अलग तरीके से होती है। अब भारत में हमारे जो हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से जो है दूसरे देशों से हमारे राजनीतिक संबंधों को सुधारा है, किस तरह से बाहर के जो मंत्री हैं या बाहर से जो व्यापार करने हमारे देश में आते हैं उनका किस तरह से ध्यान रखा जाता है, वो कितनी चीज़ें हमारे यहाँ से लेकर जाते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ की भी मदद की आवश्यकता होती है तो हमारे साथ बहुत से देश हैं जो खड़े हुए हैं। तो इस तरह से ही जो है कितनी तरह से जो है व्यापार के द्वारा आपसी देशों के संबंधों को सुधारा गया। अब ये काबुल के बारे में हमने आपको पढ़ाया तो इससे आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप आगे देखें, नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार के कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा
वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सलियार या केकुलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अब आप यह एक चित्र देख रहे हैं। यह चित्र किस चीज का है? पीतल के इस मोमबत्ती दान पर आप क्या देख रहे हैं? काला आवरण। और एक आप क्या देख रहे हैं? चित्र 5, ये क्या है? शॉल का बॉर्डर है। देखो कितना महीन काम इसमें किया गया है। तो क्या था कि किस तरह से जो है नगरों में शिल्पकारों ने तांबे और चांदी के जड़ई काम। अब आप इसमें देख रहे हो मोमबत्ती के दीप, ये मोमबत्ती का जो ये बनाया गया है आवरण, ये कितना ही देखो इस पर कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। तो उस समय में कितनी अच्छी महीन कारीगरी की जाती थी। और जो था कि उस समय पर ये जितने भी राजमिस्त्री और बढ़ई होते थे, इनके कार्य को बहुत सराहा जाता था और इनको अच्छी मात्रा में जो है रुपए मिलते थे इस काम को करने के लिए। अब वस्त्रों का निर्माण भी जब शुरू हुआ तो किस तरह से वस्त्रों का रंग किया, रंग जैसे अब इसमें पीले रंग पर किस तरह से धागे को लाल और हल्का ग्रे कलर से करके कितना सुंदर धागे के काम से शॉल का बनाया गया है। आगे देखो, आगे शहरों के बदलते हुए भाग्य। अब शहरों के भाग्य किस तरह से बदले? कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ बड़े नगर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। अब देखो शहरों का भाग्य किस तरह से बदला। गुजरात में जो है क्या हुआ, अहमदाबाद में बहुत से कुछ नगर, बड़े नगर के व्यापारिक केंद्रों के रूप में किस तरह से विकसित हुआ, और वहाँ पर तंजावुर जैसे अनेक नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। और यहाँ पर जो है ये रेशमी वस्त्रों का एक प्रमुख केंद्र था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ पर जो है बुनकर जो थे इंग्लैंड की मिलों से सस्ते कपड़े लाए और वहाँ पर उन्होंने उनके साथ प्रतियोगिता की, पर वो सस्ते कपड़े लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किए। आगे देखें, हम्पी, मुसलीपट्टनम और सूरत। नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूथा गया था। अब क्या था, 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य क्या था,
साम्राज्य का केंद्र स्थल था। और यहाँ पर शानदार खंडरों से क्या पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी कितनी ऊंची थी, क्योंकि देखो ये आप देख रहे हो, इसमें आपको कहीं भी चूना या गारे का किसी चीज़ का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह से जो है ईंटें रखकर दीवार को बनाया गया है। तो ये बनाना भी कितना अच्छा एक कार्य था। एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। अब देखो ये किलेबंदी कहाँ की बताई गई है, हम्पी नगर का वर्णन। किस तरह से जो है गोवा से आने वाले लोग इसमें प्रवेश द्वार से गुजरते थे, और उसके अंदर क्या था, राजा ने कितना प्राचीरबद्ध जो है एक नगर बसा रखा था, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। और यहाँ पर क्या है, नगरों की दीवारें जैसी नहीं है, बल्कि बहुत ही मजबूत थी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है भवन अत्यंत सुंदर कतारों के रूप में जो हैं बने थे। अपने इसमें एक और पढ़िए। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अंतर्राज्यीय सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। अब आप चित्र 7 देखेंगे। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें किस तरह से उन्होंने मिट्टी से क्या बनाया है, रथ बनाया है। कितना सुंदर दृश्य है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिन में मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिन कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटइयों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। हम्पी की वास्तुकला वो क्या थी, विशिष्ट प्रकार की थी। और वहाँ पर जो है शाही भवनों में क्या थे, मेहराब और गुंबद थे, और बहुत से विशाल, पहले आपने देखा होगा जितने भी आप पुराने समय में की जो है देखते हो, वहाँ पर स्तंभ बनाए जाते थे, और वो स्तंभ जो है कितने उन पर नक्काशी की जाती थी, उन पर बहुत कुछ लिखा जाता था, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, और बाग बगीचे होते थे। और फिर क्या करते थे कि छोटे छोटे आले बना दिए जाते थे। आले मतलब एक थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती थी, जिसमें लोग मूर्तियाँ रखते थे या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते थे। तो ये जो है उस समय में वास्तुकला जो थी वो इस तरह से की जाती थी। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, और देवदासियों
विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। नवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों के नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। अब आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, शिव की पूजा की जाती थी। और नवरात्रों में क्या होता था, नवरात्रि पर्व भी महानवमी का पर्व है, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। और इसके बाद वो क्या करते थे, वहाँ पर जो भी अतिथियों को बुलाया जाता था उनका स्वागत और सत्कार किया जाता था। और वहाँ पर जो भी लोग आते थे वो उपहार लेकर आते थे और वहीं पर सब बैठकर जो है नृत्य संगीत मल्लयुद्ध आदि कार्यक्रम का आनंद लेते थे। अब 1565 में दक्कन सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो अब क्या हुआ, 1565 में विजयनगर की पराजय के बाद क्या हो गया, इस हम्पी क्षेत्र का विनाश हो गया। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खाम्बंत और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिम व्यापारियों का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत और मुंज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविगन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। अब आप देख रहे हो कि सूरत जो है कितना ही पुराना शहर है और यहाँ पर कितने ही जो है यह एक पश्चिम एशिया का व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। सूरत में बहुत बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं और यह बहुत समय से व्यापार करते आ रहे हैं। यहाँ पर सभी एक सर्वदेशीय नगर था, मतलब यहाँ पर सभी देशों के लोग आकर और सभी जाति धर्मों के लोग आकर रहते थे और व्यापार करते थे। पर क्या हुआ, 1689 में सूरत का वर्णन करते हुए अंग्रेज इतिहासकार ओविगन ने लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के बहुत से जो हैं जहाज यहाँ पर खड़े हुए देखे जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज के समय में भी जो है सूरत माना हुआ व्यापार का एक अपना माना गया है कि यहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार लोगों को मिलता है, इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग सूरत में आज के समय में भी व्यापार करने आते हैं। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती, कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों,
के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थीं। उल्लेखनीय कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक और बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। अब देखो बच्चों, सूरत आज के समय में भी कपड़ा व्यापार का बहुत एक अच्छा शहर है, जहाँ से लोग कपड़े खरीदकर बहुत दूर दूर तक बेचते हैं। तो सूरत में सूती कपड़े, गोटा किनारियों वाले कपड़े बहुत अच्छे, और यहाँ पर जो बाहर बाहर से लोग आकर व्यापार करने के लिए आते हैं तो उनके रहने के लिए अच्छे अच्छे होटल है। उस समय पर तो धर्मशालाएं होती थी, जहाँ पर उनके मनोरंजन का, उनके खान पान का, सब तरह का जो है व्यापार, सब तरह से उनकी जो है देखभाल के लिए अच्छे प्रबंध किए जाते थे। और आज के समय में तो और भी अच्छा हो गया है, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का जो है अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। कई कारण थे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था, आज सूरत का एक वाणिज्यिक केंद्र है। अब आप देख रहे हो कि 17वीं शताब्दी में किस तरह से जो हुआ कि हानि हुई, कि वहाँ पर पुर्तगालियों ने क्या किया, समुद्र मार्गों पर अपना नियंत्रण कर लिया। और आज के समय में जो मुंबई है उसको पहले बम्बई कहा जाता था, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में ने अपना मुख्यालय बना लिया। और जो सूरत था वो क्या था, एक व्यापार का बहुत अच्छा केंद्र था। उस समय में एक महत्वपूर्ण जो है जब उन्होंने अपना बम्बई में बना लिया तो फिर क्या हुआ कि वो थोड़ा सा कम हो गया। परंतु आज के समय में, आज की हम बात करें तो सूरत क्या है, एक व्यापार का बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण केंद्र है। अब आप आगे देखें, जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार के गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब क्या है, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर जो था कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है, और 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। और यहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण कर लिया, और जिससे क्या है, वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमशुदे विलियम मैथफल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ न ही यह अच्छी जगह स्थित है, और इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे, और हमारे तथा हॉलैंड के निवासी इस तट पर आते जाते रहते। यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता। अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मुस्लिम
विशाखापट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया। अब देखो वहाँ पर जो है मछुआरों का गरीब नगर, कि वहाँ पर जो है वहाँ का पानी जो था वो बहुत ही खराब था, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पर किसी भी तरह का जो है कारोबार नहीं होता था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जहाज़ों का ठहरने की जो है बना दिया कि यहाँ पर आकर जहाज़ रुकें और व्यापारी लोग वहाँ पर रहें, और फिर जो है उस तट को व्यापारियों के लिए आने जाने की व्यवस्था करने लगे। इसीलिए उसको जो है एक गरीब नगर कहा गया। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। अब क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो लोग जो हैं वो डर गए कि हम व्यापार कैसे करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। हम मेहनत करेंगे और हमें मेहनत का पूरा मेहनताना भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी, चोटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया और 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब किस तरह से उन्होंने, देखो क्या चाल चली कि दोनों को आपस में लड़ा दिया, और फिर अब जिससे क्या है, मुगलों की जो है अपनी शक्ति बढ़ गई। और फिर उन्होंने 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में ही शामिल कर लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्य भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी वर्तमान मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, आज के समय में हम मद्रास को चेन्नई कहते हैं, चले गए। जब मुस्लिम पट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों को ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं था, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हम एक छोटी सी चीज़ लेकर बैठ जाएं। वो चाहते थे कि हम हर एक चीज़ पर, अपना राजनीतिक पर, प्रशासन पर, व्यापार पर, हर चीज़ पर अपना जो है वर्चस्व, अपना झंडा गाड़े। पर ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है इन पर अपना कब्जा करने लगे। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लग गए, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्य गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गुफर और वीराजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अब किस तरह से, देखो पहले तो है समुद्र के मार्ग के द्वारा ही जो है बड़ी आसानी से व्यापार हो जाता था, लेकिन फिर जब उन लोगों ने देखा कि ये लोग किस तरह से आते हैं, तो उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और फिर अपने जो है
व्यापार को नियंत्रण में लाना शुरू कर दिया और भारतीय जो बड़े व्यापारी थे उनको अपना एजेंट बनने पर मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्य एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। अब बच्चों, वस्त्रों की मांग आज के समय में भी आप देखेंगे कि आप हर समय बोलते रहते हैं मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, इस तरह के कपड़े चाहिए। तो आज के समय में भी व्यापार कपड़ों का कितना सरलता पूर्वक चल रहा है कि थोड़े थोड़े समय में, जैसे सर्दी आ रही है आपको सर्दी के वस्त्र चाहिए, गर्मी आ गई आपको गर्मी के वस्त्र चाहिए। कभी आप थोड़े समय में वस्त्रों का आकार, रूप, रंग बदल जाता है, तो उस समय में भी वस्त्रों की मांग जो है वो बहुत लोग करने लग गए। तो क्या हुआ, बहुत से लोगों ने इसी काम को अपना लिया। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिज़ाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। अब क्या था कि लोगों ने कपड़ों पर ही, कपड़ों की रंगाई, बुनाई, सिलाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या है, शिल्पकार जो है परेशान होने लग गए। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी वे उन्हीं के लिए ही कपड़ा बुनना होता था। अब शिल्पकार क्यों परेशान थे कि वो इसलिए परेशान हो गए कि उन्होंने जिनसे पहले पैसे ले लिए वह उनके लिए ही कपड़े बनाएंगे, दूसरों के लिए कपड़े नहीं बनाएंगे। तो वो जिस डिज़ाइन के उनसे कपड़े बनवाएंगे वही उनको बनाकर उनको देने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। आज हमारे प्रमुख 4 महानगर हैं ना, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली। ये हमारे 4 बड़े महानगर हैं जो 18वीं शताब्दी में जिनका उदय हुआ। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास और फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी हम अगले साल यानी कक्षा 8 में आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से व्यापारियों ने शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया था। आगे देखिए आप किस तरह से, देखो यह किया जा रहा है, बंधक बना लिया, मारा गया और किस तरह से मजदूरी करवा रहे हैं, ये सब आप इस चित्र में देख रहे हैं। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा और कोलंबस की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों तथा समुद्री मार्ग खोजने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय महाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट आया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया।
भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसका किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्हें मध्य तथा दक्षिण भारत अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। अब देखो किस तरह से अब उसने सोचा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो हम कहीं से भी जो है अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। तो किस तरह से वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है इस तरह से भारत की यात्रा को भारत में यात्रा करने के लिए कितने सरल समुद्री जो है रास्तों को अपनाया। अब यह पाठ हमारा पूरा हुआ। आप आशा करते हैं यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास के लिए बच्चों आप कॉपी और पेन ले सकते हैं प्रश्न लिखने के लिए। तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है हमारा रिक्त स्थान, राजेश्वर मंदिर डैश में बनवाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? 11वीं सदी में। इसका उत्तर लिखें आप, 11वीं सदी में। दूसरा है अजमेर सूफी संत डैश में संबंधित है। तो इसका उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तीसरा है हमारा हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी। इसका उत्तर है विजयनगर। फिर है इंग्लैंड वासियों ने आंध्र में डैश पर अपनी बस्ती बसाई। इसका उत्तर है मुसलीपट्टनम। आगे देखिए प्रश्न 2, बताएं यह सही है या गलत। हम राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार स्थापित का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। तो आप बताएं ये सही है या गलत। ये सही है। दूसरा है सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। ये उत्तर है गलत। अब तीसरा है काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसका उत्तर गलत। अब है सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पतन था। ये है गलत। अब प्रश्न 3, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। इसका उत्तर लिखें, कुआं और तालाब से तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति की जाती थी। अब प्रश्न 4, मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। इसका उत्तर लिखें आप, भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर और अन्य कर्मचारी ब्लैक टाउन्स में रहते थे। अब प्रश्न 5 देखिए आप, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। इसका उत्तर है मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं
तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है, जिससे यह साबित होता है कि मंदिर शहरीकरण के लिए कितना महत्वपूर्ण था। मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न के देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे और भूमि एवं धन अनुदान में दिया करते थे। आगे देखें, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते थे, जिससे थोड़ा समय गुजरने के बाद बड़ी संख्या में पुरोहित, कामगार, शिल्पी, व्यापारी मंदिर तथा उसके दर्शनार्थी एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में भील स्वामिन और गुजरात में सोमनाथ तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, वृंदावन और तिरुमलई ऐसे 2 नगरों के उदाहरण हैं। आगे आप प्रश्न देखिए। प्रश्न 6, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे। इसका उत्तर लिखें। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ई का काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, केसर, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों का निर्माण के लिए आवश्यक थे। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी के जड़ई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सलियार या के कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अगला प्रश्न देखिए, लोग दूर दूर के देश प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। इसका उत्तर लिखें। सूरत अरब मुंज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। सूरत मुगल काल में आज के खंबंत और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत में ऐसी दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वह भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक और बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजार में मान्यता प्राप्त थी। अब आप अगला प्रश्न देखें। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था। तो इसका उत्तर है तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सलिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा
राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। वहीं कोलकाता के शिल्पकार कतई बुनाई धुलाई रंगाई का धंधा बना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी और की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकर को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। आगे देखें आप, इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है? इसका उत्तर आप बच्चों स्वयं करेंगे। तो अब आगे जो भी प्रश्न है बच्चों, ये इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे अपनी समझ से और अपने अध्यापक को दिखाएंगे। तो बच्चों, यह हमारा पाठ 6 समाप्त हुआ। अब हम आपको पाठ 7 पर मिलते हैं।